हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोर्थ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। फोर्थ स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी मतलब पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हमने इसके पहले प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया है, हमने द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया है, हमने द न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। Okay, now let's focus on today's class, positive school of criminology. सो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में फिर से जो है चीजें शिफ्ट हो रही थी, है ना। कैसे शिफ्ट हो रही थी, कैसे शिफ्ट हो रही थी? सबसे पहले प्री क्लासिकल स्कूल में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो भी क्राइम कर रहा है पर्सन, वो उसकी गलती नहीं है, कोई ऐसी ईविल पावर है, डेविल है, ऐसा कोई डेविल है जो कि उनसे ये करा रहा है। फिर हमने अपग्रेड किया, क्लासिकल स्कूल में क्या बोला कि नहीं भाई, उनका खुद का मन था क्राइम करने का, फ्री विल थ्योरी आई। फिर न्यू क्लासिकल स्कूल में फ्री विल थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई और ये बताया गया कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली पनिशमेंट दी जानी चाहिए। मतलब अगर कोई मेंटली फिट है तो उसको डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, अगर कोई मेंटली अनस्टेबल है तो उसे डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, कोई इनसेन है उसे डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, कोई अगर माइनर है तो उसे डिफरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो ये सारा कुछ न्यू क्लासिकल स्कूल में हमें बताया गया। इसके बाद क्या आई? पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब इसमें चीजें और शिफ्ट हो गई। कैसे शिफ्ट हो गई? इसमें ये बोला गया कि वो सारे इंडिविजुअल जो कि क्राइम करते हैं, है ना, जो भी क्राइम कर रहे हैं, या तो फिर वो एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन की वजह से कर रहे हैं, या फिर उनमें मेंटल कुछ ऐसी चीजें इंक्लूडेड हैं जिसकी वजह से वो क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, सो यही पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में एडेड था। पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को हम इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और बनाया पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सारे के सारे इटालियन पीपल थे। इस वजह से इसे इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता था। नाउ बाय द 19th century, certain French doctors were successful in establishing that it was neither free will of the offender nor his innate depravity which accutate him to commit crime, but the real cause of criminality lay in anthropological features of the criminal. anthropological features मतलब क्या? anthropological features का मतलब उसकी हाइट कैसी है, वो कैसा दिखता है, उसका फेस किस तरीके का है, मतलब उसके फेस की बनावट कैसी है, उसका फिजिकल बिल्ड कैसा है। ये सारे के सारे एंथ्रोपोलॉजिकल कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो क्राइम करता है। हम डिटेल में और समझेंगे कि एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है क्राइम को। बट पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में यही फोकस किया गया था कि एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स मतलब किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल फीचर्स उसे क्राइम करने के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है। नाउ सम फ्रेनोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑर्गेनिक फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। एक दूसरी चीज और थी जो कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आई कि ब्रेन फंक्शनिंग, किसी का ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। सो ब्रेन फंक्शनिंग के बेसिस पे भी हम ये कह रहे थे पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में कि अगर किसी का ब्रेन किसी सर्टेन वे में फंक्शन करता है तो वो क्राइम जरूर करेगा। अगर कुछ उसके एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल वाले फीचर है तो वो क्राइम जरूर करेगा। तो ये कहना था पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के मेंबर्स का। नाउ ब्रेन एंड enthusiastically establish a co-relationship between criminality and the structure and function of brain. So हमने क्रिमिनलिटी को ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेट किया, हमने क्रिमिनलिटी को एंथ्रोपोलॉजिकल फिजिकल फीचर से रिलेट किया पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। नाउ इसकी वजह से ही दिस लेड टू इमर्जेंस ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब जो मैंने बोला कि ये जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है इसे हम कहते हैं इटालियन स्कूल भी। क्यों इसे कहते हैं इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी? क्योंकि जो 3 इंपॉर्टेंट बंदे हैं इस स्कूल के वो सारे के सारे इटालियन है। सबसे पहले जो आते हैं वो है सेसर लैम्प्रोसो, फिर आते हैं रफेल गैरफलो, फिर आते हैं एनरिको फेराई। तो ये सारे के सारे इटालियन थे। इन्होंने इंपॉर्टेंट अपने इनपुट्स दिए पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे सेजर लैम्ब्रोसो 1836 यस 1836 से 1909 का टाइम स्पैन रहा है। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ ऑफेंडर्स। इन्होंने सबसे पहले कोशिश करी कि ऑफेंडर्स मतलब जो क्राइम करते हैं उनकी पर्सनालिटी को समझा जाए। ठीक है, किस टर्म में? इन अ फिजिकल टर्म। उनकी पर्सनालिटी को समझा जाए कि कौन से ऐसे फिजिकल फीचर्स हैं जिनके होने से हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस बंदे की अगर नाक लंबी है तो ये क्राइम जरूर करेगा, लाइक दैट। ओके, सो इट वाज मेड बाय लैम्ब्रोसो
of the Italian school of criminology, who is regarded as the originator of modern criminology. ये important information है, मैं star mark कर देती हूँ. So Cesar Lombroso was also also named as originator of modern criminology. Now he was educated in medicine. इन्होंने medicine की knowledge ली थी, और फिर बाद में ये specialist हो गए psychiatry के. इसी वजह से इन्होंने किसी भी criminal के या किसी भी जो कि crime कर रहा है उस person की personality को समझने की कोशिश करी. Okay, he worked in military for some time, handling the mentally affiliated soldier, but later he was associated with University of Turin. So थोड़े टाइम के लिए वो मिलिट्री में भी थे, जो सोल्जर्स थे उन पे काम कर रहे थे, फिर बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन से एसोसिएट कर गए, फिर वहाँ काम करने लगे. उनकी सबसे पहली बुक पब्लिश हुई थी एल ल्यूमो डेलिक्वेंटे, ये उनकी बुक का नाम है. सो ये याद रखना, एल ल्यूमो डेलिक्वेंटे. ऑफ कोर्स इटालियन थे तो अपनी लैंग्वेज में इन्होंने बुक पब्लिश करी थी, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द क्रिमिनल मैन. ये सबसे पहली उनकी बुक थी, और वो कब पब्लिश हुई थी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1876 और 252, मतलब 252 पेजेस की ये पब्लिश्ड मटेरियल था सेजर लेम्ब्रोसो की साइड से. इसके बाद इसका 5th एडिशन आया 1897 में, तो पेजेस कितने थे? 1903 पेजेस हो गए अपडेट कर करके. Now he was the first person who employed scientific methods in explaining criminal behavior. So ये ऐसे पहले पर्सन थे, ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने अपना साइंटिफिक साइड एक्सप्लेन करा. साइंटिफिक साइड से उन्होंने बताया कि क्रिमिनल बिहेवियर कैसा हो सकता है, और उन्होंने पूरा का पूरा फोकस क्राइम से क्रिमिनल पे शिफ्ट कर दिया. पर्टिकुलर एक्ट से उस पर्टिकुलर क्रिमिनल पे इन्होंने पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करा. ओके, अब नाउ इन्होंने क्या करा कि बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल जो फीचर्स की ये बात कर रहे थे उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करा. और जो लेम्ब्रोसो थे उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे डार्विन की थ्योरी पे, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन पे हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकली हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन का क्रिमिनल बिहेवियर. ठीक है, तो उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई. कौन कौन सी कैटेगरी बनाई? सबसे पहली कैटेगरी थी द एटोविस्ट, दूसरी कैटेगरी थी इंसेन क्रिमिनल्स की, तीसरी कैटेगरी थी क्रिमिनोलॉइड्स की. सो एटोविस्ट को आप द हेरिडिटरी क्रिमिनल बोल सकते हैं, फिर हेरिडिटरी क्रिमिनल्स. ठीक है, तो इनका ये कहना था, फर्स्ट कैटेगरी जो थी लेम्ब्रोसो ने जो हमें दी थी, उन्होंने ये बोला कि ये हेरिडिटरी क्रिमिनल्स हो गए, मतलब इनकी फैमिली में अगर किसी ने भी क्राइम करा है तो वो हेरिडिटी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में वो फैक्टर गया, और उस पर्सन का क्राइम करने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्सन है कोई, लेट्स से ए, दिस इज अ पर्सन, इसके दादाजी ने मर्डर करा था बट इसके फादर ने मर्डर नहीं करा था, बट इसकी फैमिली में किसी ने भी अगर मर्डर करा था, कि चांसेस हाई होने वाले हैं कि एक क्राइम जरूर कर देगा, जरूर करेगा ही करेगा क्राइम, क्योंकि वो उसकी हेरिडिट्रिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी ने क्राइम किया हुआ है. तो ये फर्स्ट कैटेगरी सेजर लेम्ब्रोसो ने हमें दी थी. दूसरी क्या थी? इनसेन क्रिमिनल्स, जो कि मेंटली अनस्टेबल है, जो कि मेंटली अनस्टेबल है. सो वो सारे के सारे लोग जो कि मेंटली अनस्टेबल है, वो उनमें क्राइम करने की जो कैपेसिटी है या जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी मेंटली बैलेंस्ड पीपल. नाउ क्रिमिनोइड्स, तो क्रिमिनोइड्स वो सारे के सारे पर्सन थे जिनमें कोई डिफेक्ट है ना. फॉर एग्जाम्पल आई फील दैट आई डोंट लुक प्रिटी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल क्यों कर्ली नहीं है ना. सो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती रहती हूँ कि आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट टॉल, आई डोंट हैव कर्ली हेयर्स. सो इस वजह से मेरे अंदर एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से मैं क्राइम करूँगी, ताकि मैं अपने फिजिकल फीचर्स, अपने फेशियल फीचर्स में जो भी कमी है उसको सेटिस्फाई कर सकूं. ये कहना था इस थर्ड कैटेगरी का. इनका कहना ये था, सेजर लेम्ब्रोसो का कहना ये था कि वो सारे लोग जिनमें कोई भी फिजिकल डिफेक्ट है, या जिनमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, या कोई कमी है, दूसरों के कंपैरिजन में अगर कोई कमी है, तो वो लोगों की क्राइम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. दीज पीपल आर क्रिमिनोइड्स. ठीक है, पहले तो वो हो गए जिनके
खानदान में कोई ना कोई क्राइम कर रहा है, वो क्राइम कर सकते हैं। दूसरे जो मेंटली अनस्टेबल है, तीसरे वो जिनमें कोई ना कोई कमी है। तो तभी हम यहाँ पे बात करते हैं बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स की। सो एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर मतलब फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स। बायोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, हम जो द एटविस्ट बोल रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, ये क्राइम करने का जो जीन है, ये जो क्राइम करने का कीड़ा है, वो पास ऑन हो रहा है। ठीक है, ये कहना था सेजो लैम्ब्रोसो का, ये पहले बंदे थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वाज एनरिको फेरी। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एक ही क्लास में सारा हम कवर कर देंगे, तो आप सभी को भी ये इन्फॉर्मेशन सस्टेन करने में प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स ब्रेक द लेक्चर हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि है एनरिको फेरी। इन्होंने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इनपुट हमारे इटालियन स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में ऐड ऑन करी है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट, you can just post it in the comment section below and I will address all your doubts. Thank you so much everyone for watching this video. If you like this video, don't forget to like this video and share it with your friends. Thank you so much. Bye. See you guys in the next video.